वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग मतलब जो इतिहास है, इतिहास का हम लोग क्या कर रहे हैं, अब टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग वन लाइनर के रूप में हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत है? तो प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसके अध्ययन के 3 स्रोत हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत और एक है विदेशियों के वृत्तांत। चलते हैं पे। प्राचीन भारत के इतिहास में जानने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है? अभिलेख। मतलब प्रमाणिक मतलब क्या? कोई प्रमाण मिला है। ये प्रमाण कहाँ से मिला है? तो अभिलेख से। अभिलेख कितने प्रकार के हैं? 2। एक है सरकारी अभिलेख, एक है निजी अभिलेख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से। तो विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर के मतलब बोगजकोई नामक स्थान से। चलते हैं उसमें। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? तो 1400 ईसा पूर्व में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले? तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईरान के सम्राट द्वारा प्रथम के द्वारा क्या है पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। चलते हैं उस पे। पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने का साक्ष्य मिले थे? तो सिंध प्रांत के। चलते हैं उस पे। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। चलते हैं क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की अभिलेख किस पर लिखी गई? मिट्टी के बर्तन एवं मुहरों पर। चलते हैं क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि से लिखी गई थी? तो भाव चित्रात्मक। चलते हैं पे। मौर्य काल के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। कब? 1837 में। चलते हैं क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई थी? तो भाव चित्रात्मक। चलते हैं नेक्स्ट पे। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंस। चलते हैं पे। जेम्स प्रिंस किस देश के रहने वाला था? तो ये फ्रांस देश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया? तो ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि और आरमाइक लिपि एवं यूनानी लिपि। चलते हैं नेक्स्ट पे। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया? तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेख पर सबसे अधिक किया। चलते हैं। अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो सार ए कुन्ना मतलब कंधार। जो कंधार है या सार ए कुन्ना है उस पर अशोक जो अभिलेख लिखे थे उसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। चलते हैं पे। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था? तो क्या मानसेहरा एवं सहबाजगढ़ी। चलते हैं पे। मानसेहरा एवं सहबाजगढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? तो जूनागढ़ के अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से। चलते हैं नेक्स्ट पे। अहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। अहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। चलते हैं पे। अहोल अभिलेख को किसने लिखा? तो रवि कीर्ति ने। चलते हैं पे। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? तो हरि सेन ने। चलते हैं पे। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। चलते हैं पे। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया था? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? तो एरन अभिलेख में। चलते हैं पे। एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। चलते हैं पे। नासिक के
गुहाल लेख को किसने लिखवाया था? तो सतवाहन नरेश पुल्लू भावी ने। चलते हैं इसमें मंदसौर अभिलेख को किसने लिखा था? तो मालवा का नरेश यशोधर्मन ने। चलते हैं इसमें अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान दे दिया था? तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को। चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है और उसका शासक है। जैसे हाथी गुफा अभिलेख का शासक कौन था? कलिंगराज खारवेल। चूनागढ़ अभिलेख का कौन था? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख का गौतम बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख का समुद्रगुप्त। चलते हैं इसमें अहोल अभिलेख का कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। चलते हैं इसमें मंदसौर अभिलेख का कौन था? मालवा का नरेश यशोधर्मन। चलते हैं नेक्स्ट पे ग्वालियर अभिलेख का कौन था? प्रतिहार नरेश भोज। चलते हैं इसमें भित्री एवं चूनागढ़ अभिलेख कौन था? स्कंदगुप्त। चलते हैं इसमें देववाड़ा अभिलेख किसने लिखवाया था? बंगाल के शासक विजय सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजयनगर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने। चलते हैं इसमें निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? मंदिर एवं मूर्तियों पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंडरग्राउंड तरह की मकान है ना नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये बुर्ज होम मतलब जम्मू कश्मीर से। चलते हैं इसमें नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये कोल्हिडाबा मतलब उत्तर प्रदेश से। चलते हैं इसमें बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले? तो ये मतलब चिसंद एवं सोनपुर से। कहाँ से मिलता? चिसंद एवं सोनपुर से। वर्तमान में चिसंद स्थल बिहार के किस जिले में है? तो सारण जिले में। चलते हैं इसमें मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? तो नवपाषाण काल में। चलते हैं इसमें पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? तो नवपाषाण काल में। चलते हैं इसमें भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल का चित्र है? भोपाल के पास भीमबेटका के गुफा में। चलते हैं इसमें विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया? तो सुमेरिया सभ्यता के संस्कृति के द्वारा। चलते हैं सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? तो 5000 ईसा पूर्व में। चलते हैं भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पहली बार लिपि भाषा का प्रयोग किया। चलते हैं पे भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? तो ये ताम्र पाषाण काल में। चलते हैं पे ताम्र पाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ पे दफनाया जाता था? कमरे के फर्श के नीचे। चलते हैं ताम्र पाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? काले एवं लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ताम्र पाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो पक्के हुए ईंट के मकान में। चलते हैं ताम्र पाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों। चलते हैं मालवा, कायथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्र पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मध्य प्रदेश से। चलते हैं पुष्प मित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए गए जाने की जानकारी कहाँ से मतलब कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुआ? अयोध्या अभिलेख से। चलते हैं हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? तो विदिशा नामक स्थान पर। चलते हैं विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म की। चलते हैं भारत में सिक्कों के जन्मदाता किसे माना जाता था? गौतम बुद्ध को। चलते हैं आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? तो 6ठी शताब्दी से। चलते हैं भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो हिंदू यूनानी। चलते हैं भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण राजवंश ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के को जारी किया? तो गुप्त वंश के शासकों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो मौर्योत्तर काल में। चलते हैं भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के
किस वंश के शासक ने जारी किया? तो सातवाहन राजवंश ने। चलते हैं पे, भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किया? तो सातवाहन वंश ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? तो गौतम बुद्ध का। चलते हैं इस पे, किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया? तो समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र को अंकित किया गया था। चलते हैं इस पे, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित किए? मोहम्मद गौरी ने। चलते हैं इस पे, व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्के के अध्ययन को किस नाम जाता है? सिक्का को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स। चलते हैं पे, स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि। चलते हैं पे, भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई? 3, एक द्रविड़ शैली, एक नागर शैली और एक वैशाली शैली। चलते हैं पे, उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया? तो नागर शैली में। चलते हैं इसमें, भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तो दसम अवतार का मंदिर। चलते हैं इसमें, भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, जो राज सरोवर मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में वेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर। चलते, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। चलते हैं, मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां किससे बनाई जाती थी? तो पत्थरों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति मिले? तो दीदारगंज से। चलते हैं, गंधार शैली की मूर्तियां पर किसका अधिक प्रभाव था? तो यूनानी कलाकारों का। चलते हैं इसमें, गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव था? तो अपोलो देवता का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मथुरा कला के मूर्तियों पर अधिक प्रभाव था भारतीय कलाकार का। चलते पे, मथुरा कला की मूर्तियां पर किसकी विशेषता थी? तो आध्यात्मिकता का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? तो शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। चलते हुए, अजंता के गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। चलते हुए, एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? उत्खनन से, प्राप्त वस्तुओं से। चलते, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? तो नवपाषाण काल में। चलते हैं, भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग कब की गई? ताम्रपाषाण काल में। चलते हैं नेक्स्ट में, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। चलते हैं नेक्स्ट पे, मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? तो नवपाषाण काल में। चलते हैं, पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? पर्वत के गुफा में। चलते हैं, पूरा पाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? तो शिकार, जंगली जानवरों को मारकर। चलते हैं, पूरा पाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो सोहन नदी के घाटी से। चलते हैं, सोहन नदी किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। चलते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मध्य पाषाण काल का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया? 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। चलते हुए, मध्य पाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? शिकार, कंदमूल तथा फल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मध्य पाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान राज्य के बोगरा नामक स्थान से। चलते हुए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होती है? तो 7000 ईसा पूर्व से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
भारत में कृषि का आरंभ किस काल में प्राप्त हुआ था? तो नवपाषाण काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ? तो मेहरगढ़ से। चलते हैं इस पे। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पे। चलते हैं पे। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? तो नवपाषाण काल। चलिए हम लोग इस तरह की मतलब इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो कुछ स्रोत था उसको हम लोग वन लाइनर के रूप में देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे हो सकता है तो इसे लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।